हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त हो गए। मैं हूं तान्या मुंजाल और आज हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नेम है भाई बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कह देते हैं। भाई ये वीडियो बहुत होने वाली है मस्त, क्योंकि छोटी वीडियो में हम पूरा का पूरा चैप्टर एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। और जो बच्चे पहली बार इस चैप्टर को कर रहे हैं और एक बच्चे चाहते हैं भाई ये क्विक रिवीजन करना, तो उनके लिए बेस्ट वीडियो होने वाली है। तो फटाफट से शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में, तो लास्ट तक बने रहिए। तो इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो फटाफट से देखते हैं भाई। पहला टॉपिक है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। क्या टॉपिक है आपका भाई? मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? टाइप्स ऑफ गुड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स, एक होता है आपका फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, एक होता है आपका कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड। दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है भाई। उसके बाद भाई इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होती है भाई, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। हाँ जी जी। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे, स्टॉक एंड फ्लो पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्टर इनकम के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इंटरसेक्टरल फ्लो, भाई इंटरसेक्टरल फ्लो को हम सर्कुलर फ्लो भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इंजेक्शंस और लीकेजेस के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो पूरा का पूरा चैप्टर इस वीडियो में हम फटाफट से खत्म करते हैं भाई। हाँ जी जी। जो पहला टॉपिक क्या है भाई? पहला टॉपिक है भाई मैम मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, सबको पता होगा। हाँ जी जी। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में भी माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस तो पक्का से। हाँ तो फटाफट से देखते हैं भाई एक बार माइक्रो और मैक्रो क्या है। अगर हम एम से एम काट दे, सी आर ओ से सी आर ओ काट दे, तो बचा क्या भाई हमारे पास? आई। और यहां से क्या बचा भाई हमारे पास? ए। तो यहां पे जो आई है ना बेटा, इसका मतलब है इंडिविजुअल। क्या मतलब है इसका? इंडिविजुअल। और ए का क्या मतलब है? एग्रीगेट। क्या मतलब है भाई? एग्रीगेट। हाँ जी जी। बेटा पता है क्या होता है? माइक्रो वर्ड का मतलब ही होता है स्मॉल। अगर आपने कभी सुना हो माइक्रोस्कोप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटा माइक्रोस्कोप, छोटी से छोटी चीजें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे से छोटे कीड़े, इसका मतलब ही होता है स्मॉल लेवल के बारे में बात करें, यानी एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़े तो भाई क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, यानी पूरे देश के बारे में जब हम पढ़े। एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल, जब हम पूरे देश के बारे में पढ़े एज अ होल इकोनॉमी, एज अ होल इकोनॉमी पढ़े, तो वो क्या है भाई आपके लिए? मैक्रो। अगर हम बात करें 1% कितनी डिमांड कर रहा है, 1% कितनी सप्लाई कर रहा है, 1% गुड्स को कितना बेच रहे हैं, या 1% कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो क्या है भाई? माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि यहां पे क्या कर रहे हैं? 1%, यानी एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है जी। फटाफट से देखते हैं भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है? पूरे देश में कितनी डिमांड है, पूरे देश में कितनी सप्लाई है, पूरे देश में कितना गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, या पूरे देश में कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, यानी पूरे देश के बारे में पढ़ना, एज अ होल इकोनॉमी पढ़ना, तो मतलब क्या भाई? मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा फटाफट से ये देखते हो इनकम और नेशनल इनकम में क्या फर्क है। इनकम यानी 1% कितना पैसा कमा रहा है, यानी माइक्रो। नेशनल इनकम मतलब पूरे देश में कितना पैसा जनरेट हो रहा है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब समझ आया? माइक्रो इंडिविजुअल, मैक्रो एग्रीगेट, यानी एज अ होल पढ़ना। माइक्रो के एग्जांपल पढ़ो, मैक्रो के एग्जांपल पढ़ो, फटाफट से हो गए टॉपिक। माइक्रो यानी इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये क्या इनके एग्जांपल्स है। ओके नेक्स्ट, बड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है भाई? फाइनल गुड्स क्या होता है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फटाफट से देखते हैं भाई फाइनल गुड्स क्या हो रहा है आपका, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। देखो जी फाइनल गुड्स, देखो भाई क्या है ये? फाइनल गुड्स, नाम से पता चल रहा है ऐसे गुड्स जो फाइनली बनके तैयार है, यानी इसमें कोई भी प्रोडक्शन नहीं होनी, ये फाइनली रेडी है, रेडी टू यूज है। इट इज आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से प्रोसेस से क्या है? बाहर है, यानी इट हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया, यानी अब इसमें कोई भी प्रोडक्शन नहीं होनी। वो क्या होते हैं आपके? फाइनल गुड्स। ठीक है जी। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं भाई? इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं बेटा जिसमें कोई ना कोई प्रोडक्शन होनी है, अभी उसमें कोई ना कोई काम होना है। एग्जांपल से समझते हैं, फटाफट से मान लो ये एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक आप मिल्क का पैकेट लेके आए, आप एक मिल्क का पैकेट लेके आए, आप किसी कन्फेक्शनरी की शॉप से, आपने मिल्क का पैकेट तोड़ा और आपने क्या कर लिया? फटाफट से गटक लिया दूध। आपने क्या किया? फटाफट से दूध को क्या कर लिया? गटक लिया। क्या आपने यहाँ पे मिल्क से कोई प्रोडक्शन करी? नहीं की। आपने क्या किया? मिल्क का पैकेट लेके आए, फाड़ा उसको और फटाफट से क्या कर लिया? पी लिया, डायरेक्ट पी लिया, रेडी टू यूज था, कोई भी प्रोडक्शन नहीं करी। तो ये मिल्क क्या है आपके लिए?
फाइनल गुड क्या है आपके लिए, फाइनल गुड है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम चले, यही मिल्क का पैकेट आप लेके आए, लेकिन आपने मिल्क से चाय बनाई, आपने मिल्क से चाय बनाई, यानी आपने इस मिल्क से कोई ना कोई प्रोडक्शन करी। आपने मिल्क को डायरेक्ट गटका नहीं, आपने क्या किया, उसको किसी चीज में कन्वर्ट किया, यानी कोई ना कोई प्रोडक्शन करी। तो यही मिल्क आपके लिए क्या है, यही मिल्क आपके लिए इंटरमीडिएट गुड है, और ये टी आपके लिए क्या है अब, फाइनल गुड, क्योंकि टी इज रेडी टू यूज। टी को अगर आपने और कुछ और किसी भी चीज में कन्वर्ट नहीं करना, तो टी क्या है अब आपके लिए, फाइनल गुड। और वही मिल्क का पैकेट अब आपके लिए क्या है, क्या है, फटाफट से बताओ क्या है, इंटरमीडिएट गुड। क्लियर है? तो यहां पे मिल्क क्या है, फाइनल गुड है, और इसी केस में मिल्क क्या बन गया आपके लिए, इंटरमीडिएट गुड बन गया। तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं, लो जी फटाफट से देखते हैं फाइनल गुड। These are the good which have crossed the boundary line of production. Which have crossed the boundary line of production का मतलब है कि प्रोडक्शन के प्रोसेस से क्या है, बाहर है, ये रेडी टू यूज, इसमें कोई भी प्रोडक्शन नहीं होनी, यानी इट मींस इट इज आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। आगे देखते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आर द गुड्स व्हिच हैव नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। इट मींस द प्रोडक्शन प्रोसेस इज स्टिल टू बी डन, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई काम होना है, प्रोडक्शन होनी है। जो मिल्क लिया, डायरेक्ट पी लिया, तो मिल्क आपके लिए क्या है, फाइनल गुड। लेकिन वही मिल्क से आपने चाय बनाई, मिल्क से आपने कॉफी बनाई, मिल्क से आपने खीर बनाई, यानी उस मिल्क से कोई ना कोई प्रोडक्शन हुई, तो वही मिल्क यहाँ पे क्या आपके लिए इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि प्रोडक्शन के प्रोसेस से बाहर नहीं है। ओके, नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, नो वैल्यू इज टू बी एडेड, यहां पे वैल्यू इज येट टू बी एडेड। आ जाओ जी फटाफट से एग्जांपल पे, कहां थे भाई हम, यहां पे थे। फटाफट से देखो भाई, अगर मैं यहां पे चलते हैं, ठीक है जी, यहां पे समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या किया था, मिल्क का पैकेट लिया, मिल्क का पैकेट लिया, डायरेक्ट क्या कर लिया, गटक लिया मिल्क को, यानी पी लिया। किसमें कोई प्रोडक्शन हुई, नहीं हुई। क्या इसके अंदर कोई वैल्यूज ऐड हुई, नहीं हुई। तो फाइनल गुड के केस में कोई भी वैल्यूज ऐड नहीं होती। लेकिन इंटरमीडिएट गुड के केस में आपने क्या किया था, मिल्क से क्या बनाई, टी बनाई। क्या बनाई थी आपने, टी बनाई थी। अब चाय बनाने के लिए क्या क्या सामान लगा था भाई, चाय पत्ती लगी थी जी मैम, हाँ जी जी लगी थी। फिर क्या लगा था मैम, चीनी लगी थी, शुगर लगी थी, डिफरेंट मसाले वगैरह लगे थे, ठीक है जी, है ना, वो अदरक इलायची वगैरह वो लगी, है ना। अब आपने क्या किया, उस मिल्क को जब चाय में कन्वर्ट किया, तो इसके अंदर क्या हुआ, वैल्यूज आर एडेड। वैल्यूज को क्या किया, ऐड किया। वही वाली बात कर रहे हैं हम बेटा, यहाँ पे कोई भी वैल्यूज ऐड नहीं हुई, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यूज ऐड हुई, क्योंकि यहाँ पे जो आपने मिल्क लिया वो डायरेक्ट गटक लिया। यहाँ पे मिल्क से चाय बनाई, मिल्क से टी बनाई, तो उसके अंदर कोई ना कोई काम हुआ। क्या क्या वैल्यूज ऐड हो, इसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अंजी जी फटाफट से, एंड यूजर्स आर कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर, बड़े अच्छे समझते हैं। और यहाँ पे जो एंड यूजर है ना बेटा, वो है रीसेलर। बड़े अच्छे से एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइनल गुड के केस में एंड यूजर कौन है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। और इंटरमीडिएट गुड्स के केस में कौन है एंड यूजर, रीसेलर। कौन है भाई, रीसेलर। समझते। मान लो आप एक गाड़ी लेके आए, मान लो ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, ये गाड़ी एक कंज्यूमर ने खरीदी, मान लो मैंने खरीदी, ये गाड़ी मैंने खरीदी। क्या ये गाड़ी मैंने आगे बेचने के लिए खरीदी, नहीं। मैंने ये गाड़ी क्यों खरीदी, ताकि मैं इसको क्या करूं, चला पाऊं, है ना, अपने कंफर्टेबल के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए मैंने गाड़ी खरीदी। तो क्या मैं इसको आगे बेच रही हूं, नहीं बेच रही हूं। मेरे लिए गाड़ी क्या है, फाइनल गुड है, क्योंकि मेरा आगे इसको बेचना पर्पस नहीं है, चलाना पर्पस है। तो कंज्यूमर के लिए क्या है, ये कार क्या है, फाइनल गुड है, ठीक है जी। मान लो यही एक गाड़ी किसी टैक्सी ड्राइवर ने खरीद ली, यही एक गाड़ी किसी टैक्सी ड्राइवर या कैब ड्राइवर ने खरीद ली। उसका पर्पस क्या है, इससे प्रोडक्शन करना, काम करना, रोजगार चलाना, गाड़ी चला चला के पैसा कमाना, प्रोडक्शन करना है। यानी वो टैक्सी ड्राइवर यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर है। क्या उस टैक्सी ड्राइवर का काम ये था कि वो गाड़ी को आगे बेचेगा, नहीं, उस गाड़ी को वो यूज करेगा, अपनी सर्विसेज देगा, है ना, गाड़ी चला के पैसा कमाएगा, लोगों को सर्विसेज देगा। उसका मेन पर्पस क्या था, सर्विसेज देके पैसा कमाना, ना कि बेचना, रीसेल करना नहीं। तो वो गाड़ी उसके लिए, यानी उस प्रोड्यूसर के लिए, उस टैक्सी ड्राइवर के लिए क्या है भाई, फाइनल गुड है, क्योंकि उसका पर्पस बेचना नहीं था। वही सेम केस लेते हैं, अगर ये गाड़ी
मान लो कोई हुंडई की गाड़ी थी, ये गाड़ी हुंडई के शोरूम वाले ने खरीद ली, हुंडई के शोरूम वाले ने खरीद ली। क्या उस हुंडई का जो शोरूम वाला बंदा है, जो ऑनर है, क्या उसने ये गाड़ी खुद के चलाने के लिए खरीदी? नहीं। किस लिए खरीदी? ताकि उस गाड़ी को आगे बेचे। किसको बेचे? कस्टमर्स को बेचे। और कस्टमर्स को बेच के क्या कमाए? पैसा। यानी उसका पर्पस क्या था भाई? रीसेल करना था, बेचना था। रीसेल का मतलब है हुंडई वाले ने भी आगे कहीं से गाड़ी खरीदी होगी शोरूम वाले ने, और आगे क्या था? रीसेल करना, बेच के क्या कमाना? पैसा कमाना। तो इंटरमीडिएट गुड्स के केस में एंड यूजर कौन होते हैं? रीसेलर होते हैं। कौन होते हैं? रीसेलर। डन। चलो जी फटाफट से आगे चलते हैं अब हम। Next, these goods are not included. These goods are included in case of national income और GDP, और intermediate goods नहीं include होते, not included in estimation of national income या फिर GDP। यहीं से ध्यान सुनो, यहीं से आपका डबल काउंटिंग का एक क्वेश्चन आ जाता है। यहीं से आपका डबल काउंटिंग का एक क्वेश्चन आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 नंबर के हिसाब से बोर्ड्स के बच्चों सुन लो। प्री बोर्ड है चाहे बोर्ड्स हैं, कहीं पे भी आपका ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। फटाफट से देखो भाई, हमने क्या बात करी? हमने बात करी फाइनल गुड के केस में, फाइनल गुड के केस में इंक्लूड होता है, फाइनल गुड जो है नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए इंक्लूड होता है, और इंटरमीडिएट गुड नहीं इंक्लूड होता नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। इसका मतलब क्या है? फटाफट से एक चीज समझते हैं। यहां से एक एग्जाम्पल लो। मान लो लेट्स से आप मिल्क का पैकेट लेके आए थे भाई, ठीक है जी। मिल्क से क्या बनाई थी? टी बनाई थी, ठीक है जी। मान लो आपका है चाय बनाने का ठेला, आपका है चाय बनाने का ठेला। अब चाय बनाने के लिए आपने क्या क्या सामान खरीदा? मैम मिल्क खरीदा, ठीक है जी। और क्या खरीदा? अगर मैं यहाँ बात करूं, आप यहां से बात करते हैं। मैंने मिल्क खरीदा, ठीक है जी। चाय पत्ती खरीदी, ठीक है जी। चीनी खरीदी, ठीक है जी। मसाले खरीदे, ठीक है जी। अब मैंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऐड किया होगा उसके अंदर, और लास्ट में मैंने क्या कर दी? चाय बना के क्या कर दी? बेच दी। ऐसे करते हैं। मान लो मिल्क खरीदा 5 रुपए का, चाय पत्ती ले लो 2 रुपए की, चीनी ले लो 2 रुपए की, मसाले ले लो 1 रुपए का, और प्रॉफिट ले लेते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 1, 10, और प्रॉफिट ले लेते हैं लेट्स से 2 रुपए का। तो कितना हो गया भाई? 12 रुपए का। चाय कितने की बेच दी? 12 रुपए की। अब ध्यान से समझो, क्यों फाइनल गुड आता है नेशनल इनकम में और क्यों इंटरमीडिएट गुड नहीं आता? अगर आप देखोगे फाइनल गुड यानी ये टी क्या है आपके लिए? फाइनल गुड है। और ये मिल्क क्या है आपके लिए? इंटरमीडिएट गुड है। क्यों इंटरमीडिएट गुड है? क्योंकि इस मिल्क से क्या हुई है? प्रोडक्शन हुई है। इस टी के आगे कोई प्रोडक्शन होनी है? नहीं होनी। तो ये टी क्या है आपके लिए? फाइनल गुड है, ठीक है जी। अभी जो 12 रुपए है वो इंक्लूड होगा आपका नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि 12 रुपए में चाय बेची, पैसा कमा रही हूं, तो ये नेशनल इनकम में आएगा, ठीक है जी। लेकिन ये इंटरमीडिएट गुड 5 रुपए या ये नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज इस फाइनल गुड में ये 12 रुपए बना कैसे? क्योंकि इसके अंदर मैंने 5, 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 सबको ऐड करके ये मेरा बना 12 रुपए। आप देख रहे हो ये 12 रुपए जो फाइनल गुड की वैल्यू आई वो कैसे आई? क्योंकि मैंने इसके अंदर इंटरमीडिएट गुड की वैल्यूज को ऐड किया हुआ है, इसलिए इंटरमीडिएट गुड नहीं आता नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है इन फाइनल गुड। 12 रुपए में 5 रुपए ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो जाके 12 रुपए बना है। अगर हम दोनों को इंक्लूड कर दे, इंटरमीडिएट गुड को भी और फाइनल गुड को भी, तो यहां पे भाई डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। किसकी प्रॉब्लम आ जाएगी? डबल काउंटिंग। भाई ये डबल काउंटिंग क्या है? डबल का मतलब 2, डबल का मतलब 2, काउंटिंग का मतलब 2 चीजें काउंट हो जाना, यानी इंटरमीडिएट गुड भी काउंट हो जाना और फाइनल गुड भी काउंट हो जाना। तो इसका मतलब क्या है? डबल काउंटिंग होगी। इस 12 रुपए में ऑलरेडी इंक्लूडेड है 5 रुपए। द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे इंटरमीडिएट गुड को, ओनली फाइनल गुड को करेंगे। अगर हम दोनों को इंक्लूड कर दे, 12 को भी कर दे, 5 को भी कर दे, कितना हो गया? 17 रुपए। ये तो गलत वैल्यू आ गई ना, तो इससे क्या हो जाएगी भाई? डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। 2 चीजें ऐड कर देना। इसलिए याद रखना हमेशा फाइनल गुड आपके क्या आएगा? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में आएगा, और इंटरमीडिएट गुड नहीं आएगा मेरा बेटा। क्लियर है जी? चलो जी अब फटाफट से देखते हैं कहां पे थे हम। हाँ जी जी, लास्ट एग्जांपल है, आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। अ पैकेट ऑफ मिल्क परचेज एंड डायरेक्टली कंज्यूम, हियर द मिल्क इज अ फाइनल गुड। दूध का पैकेट खरीदा, फाड़ा, क्या कर लिया? गटक लिया, तो वो क्या आपके लिए? फाइनल गुड। वही मिल्क के पैकेट से आपने क्या बना दी?
चाय बना दी, तो अब मिल्क क्या है आपके लिए इंटरमीडिएट गुड है और चाय आपके लिए क्या है भाई फाइनल गुड है, तो वही मिल्क आपके लिए क्या बन गई, इंटरमीडिएट गुड। ओके जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट, कंज्यूमर गुड क्या होता है, क्या है भाई कंज्यूमर गुड क्या होता है, फटाफट से। कंज्यूमर गुड इसी को हम बोलते हैं कंजम्पशन गुड, क्या बोलते हैं इसको ही, कंजम्पशन गुड, नाम से पता चल रहा है ऐसे गुड जो एक कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूम करता है। कंजम्पशन का मतलब ही वही होता है, ऐसे गुड जो एक कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूम करता है, कंजम्पशन करता है, यूज करता है, उसको हम क्या कहते हैं कंज्यूमर गुड। ठीक है जी, 4 टाइप के कंज्यूमर गुड होते हैं। एक होता है आपका ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है बेटा, ड्यूरेबल का मतलब होता है ऐसे गुड जो लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। लंबे समय मतलब लॉन्ग टाइम तक, सेवरल ईयर्स तक इसको हम यूज कर सकते हैं। कंज्यूमर क्यों बोला, क्योंकि कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ऐसे गुड्स कंज्यूमर जो है लंबे समय तक यूज कर सकता है, सेवरल ईयर्स तक यूज कर सकता है, और ये बहुत ज्यादा हाई वैल्यूड होते हैं, महंगे होते हैं। एग्जाम्पल टीवी, कार, वॉशिंग मशीन, ये क्या है आपके लिए ड्यूरेबल गुड है। क्यों, लंबे समय तक, क्या ये सस्ते आते हैं, नहीं महंगे होते हैं, लंबे समय तक किसको क्या कर सकते हैं यूज। अब ऐसा तो नहीं है ना टीवी आज खरीदा आप सोचो 2 महीने बाद टीवी चेंज कर दूंगी, है ना, ऐसा तो नहीं करते। वॉशिंग मशीन आज खरीदी सोच रहे हो 2 महीने बाद चेंज कर दूंगी, नहीं, ये महंगे होते हैं और इसको आप क्या करते हो लंबे समय तक क्या करते हो भाई यूज करते हो। सेमी ड्यूरेबल गुड, सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक, सेमी ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, उसकी आधी लाइफ होती है, उसकी आधी, ड्यूरेबल की आधी। जैसे सर्कल और एक सेमी सर्कल होता है ना, सर्कल का हाफ, उसको क्या कहते हैं सेमी सर्कल। वैसे यहाँ पे क्या है सेमी ड्यूरेबल, ये जो है 1 या 2 साल तक इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि कपड़े, कपड़े पहनते हैं धुलते हैं तो घिस जाते हैं, घिस के फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, राइट। तो ये क्या है कपड़े। क्रोकरी भी टूट जाती है 1-2 साल के बाद, वही वाली बात है, 1-2 साल तक इसको क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। फटाफट से आगे, नॉन ड्यूरेबल गुड या फिर सिंगल यूज कंज्यूमर गुड। नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक, नॉन ड्यूरेबल मतलब जो लंबे समय तक नहीं यूज कर सकते। सिंगल यूज मतलब एक बार यूज कर सकते हो, यानी ऐसे गुड जो आप एक बार यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, ब्रेड का पैकेट लेके आए, ब्रेड का पैकेट लेके आए, ब्रेड खा लिया, अब वो तो खा लिया, वो गया पेट में, क्या उसी को आप दोबारा रीयूज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। वही वाली बात कर रहे हैं, ऐसे गुड जो आप एक बार यूज कर सकते हो वो क्या भाई आपके लिए नॉन ड्यूरेबल गुड। नेक्स्ट है सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है, जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे लॉयर हमें देता सर्विसेज, डॉक्टर हमें देता सर्विसेज, हमारे घर में जो मेड है, डोमेस्टिक सर्वेंट है, वो जो हमें सर्विसेज देता है वो क्या होती है आपके लिए सर्विसेज होती है। ओके जी, नेक्स्ट कैपिटल गुड्स, क्या है भाई कैपिटल गुड। इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क की डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट इज कैपिटल गुड, बड़े ध्यान समझो। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं बेटा, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आप प्रोडक्शन में यूज करते हो, ऐसे गुड्स जो प्रोडक्शन में काम आते हैं। एग्जांपल आ जाना चाहिए दिमाग में, ऐसे गुड्स जो प्रोडक्शन में काम आते हैं, मतलब मशीन, क्या है भाई मशीन है। अब दिमाग में आ गया मशीन, अब अपने आप डेफिनेशन बना लो। ऐसे गुड जो प्रोडक्शन में काम आते हैं, ये एक फिक्स एसेट्स होती है, ठीक है जी, फिक्स एसेट है लंबे समय तक, और इसको हम सेवरल ईयर्स तक यूज कर सकते हैं, सेवरल ईयर्स तक यूज कर सकते हैं। क्योंकि एक बात बताओ, करोड़ों करोड़ों रुपए की मशीनें आती है, लाखों रुपए की मशीनें आती है। आप ये सोचोगे चल आज मशीन खरीद लेती हूँ, 6 महीने बाद 2 महीने बाद मशीन को चेंज करूंगी, नहीं, ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। इसको कम से कम आप 5-6 साल तो यूज करते ही हो, तो ये इसको क्या करते हो सेवरल ईयर्स तक यूज करते हो। बहुत ज्यादा हाई वैल्यूड होती है, हाई वैल्यूड का मतलब महंगी होती है, लाखों करोड़ों रुपए लगाते हो, और इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है टाइम टू टाइम। नॉर्मल सी बात है, आज मशीन लेके आए, अगले साल अगर मैं मान लो उस मशीन को बेचना चाहूं, आज अगर मैं बात करूं, आज मशीन में 10 लाख रुपए की लेके आए, आज मशीन में 10 लाख रुपए की लेके आए, अगले साल मैं उस मशीन को बेचना चाहूं तो क्या मैं उसको 10 लाख में बेच पाऊंगी, नहीं बेच पाऊंगी। मान लो उस मशीन को मैं 8 लाख में बेच पाई, तो इसका मतलब क्या है 2 लाख रुपए क्या लग गया बेटा, डेप्रीसिएशन, वैल्यू कम होगी। वही कह रही हूं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, टाइम टू टाइम डेप्रिशिएट होती रहती है। सिंपल सी बात है। कैपिटल गुड्स आते ही आपके दिमाग में आते हैं जो प्रोडक्शन करती है। एग्जांपल क्या है, मशीन। अब मशीन से शुरू हो जाओ, क्या क्या है भाई, मशीन है, फिक्स एसेट है, लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, महंगी होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है। तो फटाफट से डेफिनेशन में आओ, दीज आर द गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में काम आती है। सेवरल ईयर्स तक इसको क्या कर सकते हैं, यूज, लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। हाई वैल्यूड है मतलब बहुत महंगी है, और इसको यूज करने पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है भाई, डेप्रिशिएट हो जाती है। एग्जाम्पल क्या है, मशीन होगी, ट्रैक्टर हो गए, ये सारी चीजें आ गई। ट्रैक्टर खेत में यूज करते हैं, तो खेत में ट्रैक्टर क्या है, बेसिकली दिस इज अ फिक्स्ड एसेट और कैपिटल गुड, क्योंकि ये भी प्रोडक्शन में काम आता है। ओके जी बेटा, चले आगे, चलो जी नेक्स्ट टॉपिक। अब क्वेश्चन आ जाता है कई बार, आप खुद सोचो,
ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड। क्वेश्चन है सारी की सारी मशीन कैपिटल गुड्स नहीं होती। फटाफट से दिमाग में आ जाना चाहिए कैपिटल गुड्स, अच्छा वो गुड्स मैम जो प्रोडक्शन में काम आते हैं। ठीक है जी, इसका एग्जांपल क्या पढ़ा था मैम हमने? तो इसका एग्जांपल मशीन पढ़ा था। अब ये क्या बोल रहे हैं कि सारी की सारी मशीनें कैपिटल गुड्स नहीं है? हाँ जी जी बेटा जी, सारी की सारी मशीनें कैपिटल गुड्स नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी मशीन्स है जो प्रोडक्शन में काम नहीं आती, जैसे कि आपकी वॉशिंग मशीन। जैसे कि आपकी वॉशिंग मशीन। क्या वॉशिंग मशीन से आप कोई प्रोडक्शन कर सकते हो? नहीं कर सकते। वही बात करें कि कैपिटल गुड्स मतलब होते हैं ऐसे गुड्स जो प्रोडक्शन में काम आते हैं, जैसे कि मशीन होगी। लेकिन सारी की सारी मशीन नहीं हो सकती आपकी कैपिटल गुड्स, क्योंकि कुछ मशीन जैसे कि वॉशिंग मशीन है, इससे आप कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो। क्लियर है जी? चलो जी आगे। नेक्स्ट, all capital goods are producer goods but all the producer goods are not capital goods। इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। चलो जी आप समझो, इसमें 2 वर्ड थोड़े टेढ़े हैं। एक तो आया आपका कैपिटल गुड्स, ठीक है जी, एक आया आपका प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है जी, तो फटाफट से समझते हैं भाई ये कैपिटल गुड्स क्या है। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, कैपिटल गुड्स क्या है। दूसरा प्रोड्यूसर गुड्स क्या है। ठीक है जी, बड़े ध्यान से समझो। कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स में बेटा फर्क समझो। कैपिटल गुड्स हमें पता है ऐसे गुड्स जो क्या काम आते हैं भाई मैम? प्रोडक्शन में आते हैं। हाँ जी जी। प्रोड्यूसर गुड भी नाम से पता चल रहा है ऐसे गुड्स जो प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, किस में यूज कर रहा है? प्रोडक्शन में। ठीक है जी, अब इन दोनों में फर्क क्या है? कैपिटल गुड भी प्रोडक्शन में काम आते हैं, प्रोड्यूसर गुड भी प्रोडक्शन में काम आते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है? तो बड़े ध्यान से समझो बेटा, कैपिटल गुड्स में सिर्फ और सिर्फ आपकी फिक्स्ड एसेट्स आती है। क्या आती है आपकी? फिक्स्ड एसेट्स। क्या आती है आपकी? फिक्स्ड एसेट्स। यानी मशीन, हमने यही बात करी थी। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? फिक्स एसेट्स होती है, हाई वैल्यूड होती है, महंगी होती है, सेवरल ईयर्स तक उसको यूज कर सकते हैं, राइट? मशीन। लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स कुछ भी हो सकते हैं। प्रोड्यूसर गुड नाम से पता चल रहा है ऐसे गुड जो एक प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, किसमें यूज कर रहा है? प्रोडक्शन में। तो वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि मान लो आपका रॉ मटेरियल भी हो सकता है और मशीन भी हो सकती है, और मशीन भी हो सकती है। मशीन मतलब फिक्स एसेट भी हो सकती है, अगर मैं इसकी जगह फिक्स एसेट लिख देती हूँ चलो, और मशीन भी हो सकती है। अरे जी लो जी, फिक्स एसेट्स है ना। बड़े ध्यान से समझो, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? सिर्फ सिर्फ फिक्स एसेट्स यानी मशीन्स होती है। प्रोड्यूसर गुड्स दोनों ही हो सकते हैं, रॉ मटेरियल भी हो सकता है और फिक्स एसेट्स भी हो सकती है। तो यहीं से पता चल रहा है कैपिटल गुड्स एक नैरो स्कोप है, प्रोड्यूसर गुड्स में दोनों चीजें आ रही है, यानी ये वाइडर चीज है ना। अब क्वेश्चन समझो भाई, अब आप खुद समझो, कैपिटल गुड्स तो प्रोड्यूसर गुड हो सकती है क्योंकि फिक्स एसेट्स हो सकती है प्रोड्यूसर गुड, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड नहीं हो सकती क्योंकि रॉ मटेरियल आपका कैपिटल गुड नहीं हो सकता। रॉ मटेरियल इज अ प्रोड्यूसर गुड ओनली, रॉ मटेरियल कैन नॉट बी अ कैपिटल गुड। वही हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, दैट योर capital good यानी fixed assets can be your producer good but the producer good cannot be a capital good। समझे? वही है that all the capital goods are producer good क्योंकि fixed asset can be a producer good but all the producer goods are not capital good। लेकिन जितनी भी सारी की सारी producer good जैसे कि raw material cannot be a capital good। हाँ जी जी मैम, क्लियर हो गया? ये हो गया। चलो अब आगे नेक्स्ट, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाँ जी जी, फटाफट से देखो भाई, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब होता है मैम सम टोटल। क्या होता है भाई? सम टोटल। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को कंज्यूम करना। और एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है भाई? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है मैम खर्चा। सबसे पहले ना बेटा टॉपिक का मतलब समझो, सबसे पहले टॉपिक का मतलब समझो। जो हेडिंग है इसका मतलब क्या है वो क्लियर, मतलब आपको आंसर आप अपने आप बना सकते हो, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए समझना, बहुत ज्यादा। फटाफट से देखो, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या बना कि हमारे देश में, एग्रीगेट मतलब पूरे देश की बात करिए, हमारे देश में कंज्यूमर किस किस तरीके से खर्चे कर रहे हैं, हमारे देश में कौन कौन से टाइप के खर्चे हो रहे हैं। सम टोटल, एग्रीगेट मतलब सम टोटल, पूरे देश के बारे में बात करिए, पूरे देश में कौन कौन से तरीके के खर्चे हो रहे हैं, कौन कौन खर्चा कर रहा है। तो पहला खर्चा है हम जैसे हाउस होल्ड के द्वारा किया गया, हम जैसे लोग बच्चों की स्कूल की फीस, घर का राशन, बीवी की साड़ी, ये हो गया हाउस होल्ड के खर्चे। हम जैसे लोग घूमना फिरना
खाना पीना ऐश करना, इस पे जो खर्चे कर रहे हैं हम, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो खर्चे कर रहे हैं, यानी ऐसे खर्चे जो कौन कर रहा है, हाउस होल्ड यानी हम जैसे लोग। दूसरा, गवर्नमेंट भी खर्चा करती है देश में। क्वेश्चन क्या है, देश में कौन कौन खर्चा कर रहा है, एग्रीगेट मतलब पूरे देश की बात करिए, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। तो दूसरा खर्चा कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। किस किस में करती है, स्कूल्स बनाया, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रोड, डैम, ब्रिजेस, है ना, ये सारी चीजें बनाना, ये क्या है भाई आपका, ऐसे खर्चे जो गवर्नमेंट करती है। फटाफट से आगे, नेक्स्ट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट कौन से होते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट जिनका जो मोटिव है प्रॉफिट कमाना नहीं है, इनका मोटिव है सोशल वेलफेयर करना, और उसके लिए वो खर्चे करते हैं। जैसे कि एनजीओ होगी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, अनाथ आश्रम हो गए, है ना, ओल्ड एज होम्स हो गए। अब अनाथ आश्रम में बच्चों पे खर्चे होते हैं, उनका रहना सहना, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई का खर्चा, उनके कपड़ों का खर्चा, तो उनको तो खर्चे करने पड़ रहे हैं ना। क्लियर है। अब हम देखते हैं ऐसे खर्चे जो टेम्पल्स में होते हैं, मॉस्क्यूज में होते हैं, गुरुद्वारा में होते हैं, है ना, गुरुद्वारा में जो खर्चे होते हैं वो अगर आप देखोगे, गुरुद्वारे में हम कहते हैं लंगर लगते हैं, है ना, लंगर लगते हैं। तो लंगर में जो प्रसाद बनता है, चपाती बनती है, सब्जी बनती है, या कुछ भी बनता है, सैलेड होता है, चाहे हमारे लिए वो फ्री का लंगर है, लेकिन उनके लिए तो खर्चा हो रहा है ना इन सब चीजों को, जो हमें जो लंगर दिया जा रहा है, जो खाना दिया जा रहा है, उसके लिए तो उनके लिए खर्चा हो रहा है। यानी ऐसे खर्चे, कौन कौन से खर्चे होते हैं हमारे देश में, तो पहला खर्चा कौन करता है भाई, हाउस होल्ड, हम जैसे लोग। दूसरा क्या करती है, गवर्नमेंट, और तीसरा क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है, चलो जी नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट या फिर इसी को हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। याद रख लेना ये चीज, इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नेम है कैपिटल फॉर्मेशन। कई बार इन्वेस्टमेंट की जगह पूछ लिए जाते हैं एक्सप्लेन कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन। बड़े ध्यान से समझो, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, मतलब यहीं से समझते हैं। लेट्स से, नाम से पता चल रहा है इन्वेस्टमेंट, आप अपना पैसा, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, इसी को आप क्या कहते हो, इन्वेस्टमेंट कहते हो। फटाफट से अगर हम समझे, मान लो 1 अप्रैल को आपके पास 10 लाख का माल था, 31 मार्च को आपके पास 15 लाख का माल था, तो आप कह सकते हो 1 साल के अंदर मैंने कितने की इन्वेस्टमेंट करी, मैम 5 लाख की और करी हमने इन्वेस्टमेंट। यानी चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, कितने से स्टॉक, पहले क्या थी, 10 लाख का स्टॉक लिया, पहले क्या किया था भाई, 10 लाख का स्टॉक लिया था, 10 लाख का स्टॉक, फिर देखा लास्ट में क्या था, 15 लाख, यानी 5 लाख का स्टॉक और खरीदा। यानी चेंज कितने से हो रहा है, 5 लाख से चेंज हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। या फिर इंक्रीज कितने से हो रहा है, 5 लाख से, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नॉन एज इन्वेस्टमेंट। देखो भाई, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, कैपिटल क्यों बोला, क्योंकि आपने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया, पहले आपने 10 लाख इन्वेस्ट करे थे, पैसा 10 लाख कैपिटल लगाया था, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करी थी, फिर आपने देखा 15 लाख होगी, तो आपने देखा 1 साल के अंदर, 1 साल मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, अगर हम 1 साल अकाउंटिंग ईयर की बात करें, 1 साल के अंदर मैंने कितने की और इन्वेस्टमेंट करी, मैं कह रही मैंने 5 लाख गुड्स की, यानी 5 लाख का और स्टॉक खरीदा, यानी इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। या फिर चेंज कितने हो रहा है, चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नॉन एज इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं भाई, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है भाई, ये इंक्रीज या फिर चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नॉन एज इन्वेस्टमेंट है, या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर है ना। अब देखो भाई, इन्वेस्टमेंट 2 टाइप्स की होती है, एक होती है आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक होती है आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। एक होती है आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरी क्या होती है आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, नाम से पता चल रहा है, आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन फिक्स्ड एसेट्स में कर रहे हो, यानी फिक्स एसेट्स को खरीदने में जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसको आप क्या कहते हो, फिक्स इन्वेस्टमेंट कहते हो। एग्जांपल लेते हैं, मान लो 1 अप्रैल को आपके पास 5 मशीन थी, 1 अप्रैल को आपके पास 5 मशीन थी, 31 मार्च को मैं बात करूं मेरे पास 7 मशीन है, 31 मार्च को मेरे पास 7 मशीन है, यानी 1 साल के अंदर मैंने और कितनी मशीन खरीदी, 2 मशीन और खरीदी मैम। यानी इसका मतलब है 1 साल के अंदर मैंने फिक्स एसेट्स में कितनी और इन्वेस्टमेंट करी, 2 मशीन से और इन्वेस्टमेंट करी, इसी को क्या कहते हो आप, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। यानी इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स इज नॉन एज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्लियर है, इतना अच्छे समझ आया। ये आपका 1 अप्रैल था, 1 मिनट, ये आपका 1 अप्रैल था, ये आपका क्या था, 31 मार्च था।
ओके जी, सिंपल सी बात है। यानी 1 अप्रैल को आपके पास इतनी थी, 31 मार्च को इतनी थी, तो आपने क्या बोला कि मेरे 1 साल के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करी, 2 मशीन से और इन्वेस्टमेंट करी, ये क्या मेरा इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट। यानी कितने से इंक्रीज हुआ, किसमें, फिक्स एसेट्स के स्टॉक में। इसको आप क्या क्या होगे, फिक्स इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या है, 1 साल के अंदर। 1 साल क्या लिया भाई मैंने, 1 अप्रैल से 31 मार्च। दूसरा देखते हैं भाई फिक्स इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला। अगर हम बात करें बेटा, फॉर्मूला आप यहीं से बना सकते हो। देखो, फिक्स इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करी प्रोड्यूसर ने एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर माइनस एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, तो आपके पास क्या आ गया था, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स। यानी 7 में से 5 माइनस किया था तो ही आपके पास क्या आया था, 2 आया था, तो वही फॉर्मूला बन गया भाई। फटाफट से देखो भाई, स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट विद द प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। यानी 31 मार्च को कितनी मशीन थी मेरे पास, 7 मशीन थी, ठीक है जी। स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट विद द प्रोड्यूसर एट द बिगिनिंग ऑफ 1 अप्रैल को कितनी थी मेरे पास, 5 मशीन थी, कितने से बढ़ गई, 2 मशीन से। यानी इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स विद द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या है भाई, 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी 1 साल के बारे में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं भाई, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है, इसी को हम इन्वेंट्री स्टॉक भी बोल देते हैं। अच्छा, इसको ध्यान दो, हमने फिक्स इन्वेस्टमेंट पढ़ा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन। क्या मतलब है इन्वेस्टमेंट का, कैपिटल फॉर्मेशन, इसलिए हम इसको फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल देते हैं। याद रख लेना, फिक्स इन्वेस्टमेंट को फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल देते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब ही है कैपिटल फॉर्मेशन, यानी फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब आज जो भी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री को कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल देते हैं। इन्वेंट्री कैपिटल फॉर्मेशन, यानी इन्वेस्टमेंट का दूसरा नेम क्या था, कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसका मतलब क्या होगा, इन्वेंट्री कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर इन्वेंट्री स्टॉक भी बोल देते हैं। इन्वेंट्री का मतलब ही क्या होता है, स्टॉक, ठीक है जी। अब बड़े ध्यान से समझो, जो स्टॉक है वो 3 टाइप्स का होता है। जो स्टॉक है वो 3 टाइप्स का होता है। एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है सेमी फिनिश गुड्स, एक होता है फिनिश गुड्स। अगर मैं एग्जांपल लूं, लेट्स से हमारी जो मम्मी है वो सूट पहनती है, हम भी सूट पहनते हैं। अगर आप अनस्टिच सूट लेके आते हो तो वो क्या है आपके लिए, रॉ मटेरियल। अगर आप सेमी स्टिच सूट लेके आते हो जो खुले होते हैं बट उसको आपको अल्ट्रेशन करानी होती है, तो वो क्या है, सेमी फिनिश गुड। अगर आप अपनी फिटिंग का सूट बना के लेके आते हो तो वो क्या आपके लिए, फिनिश गुड हो जाता है। तो इस 3 टाइप के स्टॉक होते हैं, एक होता है रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड और फिनिश गुड। फटाफट से देखो अब इसका मतलब क्या हुआ। मान लो 1 अप्रैल को आपके पास 5 लाख का स्टॉक था। 1 अप्रैल को आपके पास 5 लाख का स्टॉक था। 31 मार्च को साल खत्म हो गया, 31 मार्च आप देख रहे हो आपके पास 8 लाख का स्टॉक है। कितने का स्टॉक है, 8 लाख का। तो आप क्या हो, 1 साल के अंदर आपने कितने का स्टॉक और खरीदा, आप क्या होगे मैम, 3 लाख का स्टॉक और खरीदा। यानी इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन इन्वेंट्री स्टॉक। इन्वेंट्री स्टॉक मतलब कितने से सामान बढ़ा, इंक्रीज इन इन्वेंट्री स्टॉक कितना हो गया आपका, 3 लाख। इंक्रीज या फिर चेंज कितने से आ रहा है, 3 लाख। 8 में से 5 गए 3। चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक या फिर इंक्रीज इन इन्वेंट्री स्टॉक क्या आ गया आपका, 3 लाख। यही डेफिनेशन, इंक्रीज या फिर चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या है भाई, 1 साल के अंदर। 1 साल क्या लिया भाई मैंने, 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्लियर है, इज नॉन एज योर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसी को आप इन्वेंट्री स्टॉक बोल देते हो और इसी को आप इन्वेंट्री कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल देते हो। क्लियर है, चलो जी फास्ट चलते हैं। अब फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या था भाई, हमने क्या बढ़ा, 8 लाख रुपए एंड ऑफ ईयर पे था। स्टार्टिंग में कितना था मेरे पास, 5 लाख का। कितने से बढ़ा था मेरे पास, 3 लाख का। यही बात करी थी, वही है। इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर माइनस इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, स्टार्टिंग में इक्वल टू चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। चेंज का मतलब है कितने से बढ़ा मेरा स्टॉक 1 साल के अंदर। ओके जी मैम, ये तो हमें क्लियर हो गया। आप देखते हैं ये अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, डेफिनेशन में नहीं आएगा। ये वाला जो टॉपिक है ना, इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, बट ये जो टॉपिक है वो कन्वर्जन में काम आता है। अब आगे आप चैप्टर पढ़ने वाले हो नेशनल इनकम, आगे जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हो नेशनल इनकम, वहां से आप देखोगे ग्रोथ से नेट में या नेट से ग्रोथ में आप कैसे कन्वर्ट करते हो, उस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है जी। अब देखो भाई, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट क्या होती है। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट का मतलब बड़े ध्यान समझो। मान लो 1 अप्रैल को आपने एक मशीन खरीदी, वो मशीन खरीदी आपने 10 लाख रुपए की।
1 अप्रैल को आपने एक मशीन खरीदी, वो मशीन खरीदी आपने 10 लाख की। 1 साल के बाद आप उस मशीन को बेचना चाह रहे हो। 1 साल के बाद 31 मार्च को आप मशीन को बेचना चाह रहे हो। क्या आप अपने मशीन को 1 साल के बाद 10 लाख में बेच पाओगे? नहीं बेच पाएंगे। क्यों नहीं बेच पाएंगे? वी नो दैट उस पर क्या लगता है भाई? डिप्रिसिएशन लगता है। वही वाली बात है, 1 अप्रैल को 10 लाख की खरीदी, 31 मार्च को उस मशीन की वैल्यू होगी 8 लाख रुपए। 8 लाख की मशीन बेच दी, यानी इस पे क्या लग गया भाई मैम? डिप्रिसिएशन लग गया। कितने का डिप्रिसिएशन लग गया? 2 लाख का डिप्रिसिएशन लग गया। ये है टॉपिक, बड़े ध्यान समझो। 1 अप्रैल को जो मशीन खरीदी ना 10 लाख की, उसको हम कहते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? ग्रोस इन्वेस्टमेंट। उसमें हमें क्या लग गया? डिप्रिसिएशन लग गया। डिप्रिसिएशन लगने के बाद लास्ट में, डिप्रिसिएशन लगने के बाद अगले साल लास्ट में कितनी नेट वैल्यू बच रही है हमारे पास? क्या नेट वैल्यू बच रही है? वो क्या बच रही है? 8 लाख रुपए। इसको हम क्या कहते हैं? नेट इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर हुआ? 1 अप्रैल को मशीन खरीदी 10 लाख की, उस पर डिप्रिसिएशन लगा, लास्ट में नेट वैल्यू क्या बच रही है? उसको हम कहेंगे नेट इन्वेस्टमेंट। अब इस पे आ जाता है कन्वर्जन। आप बताओ नेट इन्वेस्टमेंट पे पहुंचना है तो क्या यूज करोगे फॉर्मूला? ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। अगर हमें ग्रोस इन्वेस्टमेंट पे पहुंचना है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या थी? 10 लाख की। डिप्रिसिएशन कितने लगा था? 2 लाख का। नेट इन्वेस्टमेंट कितनी थी आपकी? 8 लाख की। अगर हमें ग्रोस इन्वेस्टमेंट पे पहुंचना है तो आप क्या करोगे? जो चीज यहां से माइनस करी थी अब उसका ट्रीटमेंट क्या कर दोगे? पुट्ठा कर दोगे, उल्टा कर दोगे। यानी नेट इन्वेस्टमेंट माइनस वाली चीज को क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। यानी नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डिप्रिसिएशन इक्वल टू योर ग्रोस इन्वेस्टमेंट। याद रख लेना, कन्वर्जन का टॉपिक आ जाता है जो अगले वाले चैप्टर में भी आप पढ़ने वाले हो। सिंपल सी बात है, ग्रोस माइनस डिप्रिसिएशन इक्वल टू नेट। अगर आपके ग्रोस पे पहुंचना है तो नेट माइनस वाली चीज को क्या कर दोगे? प्लस। यानी नेट प्लस डिप्रिसिएशन इक्वल टू ग्रोस, यानी 8 + 2 इक्वल टू 10। चलो जी, क्लियर है मैम? चलो जी, नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है वो है आपका डिप्रिसिएशन। क्या टॉपिक है आपका? डिप्रिसिएशन। हाँ जी जी, खुद बताओ डिप्रिसिएशन क्या है? 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने अकाउंट्स में डिप्रिसिएशन का पूरा चैप्टर। डिप्रिसिएशन का एक तो ध्यान रख लेना, इसका एक और नेम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट्स। क्यों बोलते हैं वो भी बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। न्यूमेरिकल जब आप पढ़ोगे ना उसमें आपको डिप्रिसिएशन की जगह कई बार ये वर्ड यूज कर देते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट दिया हुआ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या। एक ही बात है, डिप्रिसिएशन या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट्स। बड़े ध्यान से सुनो, डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? मान लो आपने एक फोन खरीदा, लाख रुपए का, ठीक है जी। ऑब्वियस ही बात है 1 साल के बाद अगर उस फोन को बेचना चाहोगे तो उसकी फोन की वैल्यू वो नहीं होगी, उस पर क्या लगेगा? डिप्रिसिएशन। मान लो 1 साल के बाद आपने उसको 80,000 में बेचा, 80,000 में बेचा, यानी 20,000 का उस पर क्या लग गया? डिप्रिसिएशन लग गया। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। आपकी एसेट की वैल्यू का रिडक्शन हो जाना, कम हो जाना, इसको हम क्या कहेंगे? डिप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे भाई? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट की वैल्यू का कम हो जाना। या फिर इसको हम बोल देते हैं नॉर्मल वियर एंड टियर। ये वियर एंड टियर का मतलब क्या होता है? एक बात बताओ बेटा, मान लो आज आप एक शर्ट खरीद के आए, उस शर्ट को आप बारी बारी यूज कर रहे हो, पहने जा रहे हो, धो रहे हो, बारी बारी पहन रहे हो, धो रहे हो, बारी बारी पहन रहे हो, धो रहे हो, यानी वो एक शर्ट क्या हो जाएगी? धीरे धीरे घिसने लग जाएगी। यानी जैसे जैसे आप उसको वियर करोगे वैसे वैसे वो घिसना शुरू हो जाएगी, खराब होना शुरू हो जाएगी, और वैसे वैसे वो फटना शुरू हो जाएगी, टियर। वैसे ही अगर आप एक कोई भी फिक्स एसेट्स को, मशीन को बारी बारी यूज करोगे तो एक टाइम के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? धीरे धीरे क्या होने लगेगी? डिप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगी। क्लियर है? फटाफट से चले आगे। चलो जी, नेक्स्ट इसको हम क्या बोलते थे? लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस यूज। किसी भी फिक्स एसेट को जब हम बारी बारी यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वही वाली बात करिए, अगर फोन को आप बारी बारी यूज करोगे, नॉर्मल सी बात है 1 साल के बाद उसकी वैल्यू ऑब्वियसली कम होगी। 20,000 से उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। 80,000 में आप क्या कर पाओगे? उसको बेच पाओगे। तो ये क्या है आपके लिए? डिप्रिसिएशन है। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है फिक्स एसेट्स की वैल्यू का कम हो जाना, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट या फिर लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस यूज। आप समझो, जो आपका डिप्रिसिएशन है बेटा वो 2 टाइप का, एक होता है आपका एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और एक होता है आपका अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। बड़े ध्यान से समझो, ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या है और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या है। दिस इज योर डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का एक टाइप होता है आपका एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और दूसरा क्या होता है? फटाफट से देखो, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। पहला देखो, ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलेंस का मतलब होता है बेटा नुकसान। ऑब्सोलेंस का क्या मतलब होता है? नुकसान। और यहां पे भी ऑब्सोलेंस का मतलब क्या है बेटा? नुकसान। ठीक है जी। अब फटाफट से देखो क्या हम बात कर रहे हैं। एक्सपेक्ट
अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है, ऐसा नुकसान जो आपने एक्सपेक्ट किया था, यार ये तो नुकसान होना ही होना है। इस धंधे में, इस बिजनेस में ऐसे नुकसान तो हर साल झेलने ही पड़ते हैं। और वो कौन से ऐसे नुकसान है जो आप हर बार हर साल एक्सपेक्ट करते हो? वो ऐसा नुकसान है भाई, पहला है चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन टेक्नोलॉजी से ऐसा नुकसान जो आपको एक्सपेक्ट था वो होगा ही होगा। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, आईफोन ले लेते हैं, है ना। मान लो आईफोन 11 के बाद जब आईफोन 12 आता है, तो 11 के बाद जो 12 आ रहा है तो वो नए फीचर्स के साथ, नए अपडेट वर्जन के साथ, नई क्वालिटी, नया कैमरा, अच्छा क्वालिटी का कैमरा, यानी 11 के बाद जब 12 आता है तो 11 की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। जो 11 आईफोन 11 1 लाख रुपए का मिल रहा था, अब वही आईफोन 11 क्या हो जाएगा, 70,000 में, 60,000 में, 50,000 में। धीरे 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 आप देखोगे जैसे जैसे इसके मॉडल बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे न्यू आईफोन्स की वो आते जाएंगे, अपडेट आते जाएंगे, वैसे वैसे पुराने जो आईफोन है वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे कम हो जाएंगे, डिप्रिशिएट हो जाएंगे। वही बात करें, टेक्नोलॉजी के चेंज आने की वजह से, नई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट आने की वजह से जो पुरानी टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है भाई, डिप्रिशिएट हो जाती है। दूसरा है चेंज इन डिमांड की वजह से। चेंज इन डिमांड की वजह से भी हर साल वैल्यू में डिप्रिसिएशन आता है। एग्जांपल समझते बेटा, मान लो लेट्स से आप, पहले हम बात करें, पहले स्किनी जीन्स का फैशन था, पहले टाइट फिटेड स्किनी जीन्स का फैशन था, ठीक है। महंगी जीन्स मिलती थी, 2-2 हज़ार रुपए की अच्छी क्वालिटी की जीन्स मिलती थी, ठीक है, मान लो एग्जांपल है। अब आ गया वाइड लेग जीन्स का, है ना, बेल बॉटम जीन्स का। अब जो डिमांड लोगों की चेंज होगी, लोग कस्टमर वो प्रोडक्ट डिमांड कर रहे हैं, स्किनी जीन्स की डिमांड कम हो गई है। अब इस चक्कर में जो स्किनी जीन्स पहले 2-2 हज़ार की मिलती थी, आज वही स्किनी जीन्स हमें 800-1000 रुपए की आराम से अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। यानी वैल्यू का रिडक्शन होना, डेप्रिशिएट हो गया स्किनी जीन्स की वैल्यू का। क्यों? बिकॉज डिमांड लोगों की क्या होगी, चेंज होगी। कस्टमर दूसरे प्रोडक्ट डिमांड कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है वो क्या हो जाएगा भाई, सस्ता हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, डिप्रिशिएट हो जाएगी। क्लियर है इतना? वही बात करें, चेंज इन डिमांड और चेंज इन टेक्नोलॉजी से क्या होती है, डिप्रिशिएट होती ही होती है। ये एक्सपेक्टेड है, वी नो दैट। हर एक बिजनेसमैन को पता है टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो उसकी जो पुराना सामान है वो क्या होगा, डिप्रिशिएट होगा। लोगों की डिमांड चेंज आती है, जो डिमांड जिसकी कम हो जाएगी वो पुराना जो डिमांड है, क्योंकि पुराना जो गुड है, नया डिमांड आएगी। जब नए गुड्स की डिमांड आ जाएगी, है ना, टेक्नोलॉजी बढ़ने से उनकी डिमांड बढ़ रही है, जो पुरानी टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट या जिसकी डिमांड कम हो रही है उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, डिप्रिशिएट होगी ही होगी। अच्छा फटाफट से देखते भाई, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब ही होता है ऐसा गुड्स, है ना, ऐसे वैल्यू में रिडक्शन है। अनएक्सपेक्टेड मतलब आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, यार ऐसे डिप्रिसिएशन हो जाएगा। मान लो कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, मान लो कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, आंधी तूफान बाढ़ वगैरह आ गई, कैलामिटीज, है ना, आंधी तूफान, है ना, आंधी तूफान बाढ़ आग वगैरह लगी, है ना। अब मान लो आपका बिजनेस था कपड़ों का, आपका बिजनेस था कपड़ों का, एकदम से बाढ़ आ गई, बाढ़ आने से आपके बहुत सारे कपड़े खराब हो गए, है ना, कपड़े खराब हो गए, आपकी जो वैल्यू ऑफ कपड़े थे, क्लोथ्स की वैल्यू थी वो क्या होगी, डिप्रिशिएट होगी। सिंपल सी बात है, जो कपड़ा आप 2-2 हज़ार में बेचते थे अब उसको आपको 200, 300, 400, 500 रुपए में बेचना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू क्या होगी, डिप्रिशिएट होगी, है ना। यानी ऐसा नुकसान हो गया भाई आपको जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, दैट इज नेचुरल कैलामिटी की वजह से। दूसरा क्या है, रिसेशन हो गया, इकोनॉमी गिर गई, मंदा पड़ गया। मंदा पड़ने से बिजनेस की वैल्यू ऑब्वियसली क्या हो जाती है, गुड्स की वैल्यू क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। किसी भी गुड्स की वैल्यू डाउन हो जाती है क्योंकि मंदा पड़ गया मार्केट, रिसेशन आ गया इकोनॉमी में। ये 2 कारण यहाँ पे और ये 2 कारण यहाँ पे। अब इसको निकालने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए, इस नुकसान से बाहर निकालने के लिए लोग बनाते हैं डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड। क्या बनाते हैं इस नुकसान से निकलने के लिए, डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड। नाम से पता चल रहा है डिप्रिसिएशन के लिए एक रिजर्व फंड बनाया जाता है। एक वो क्या करते हैं, दुकानदार एक गुल्लक बना लेते हैं, अपनी अलग सी एक गुल्लक बना लेते हैं। अब मान लो हमें पता है, जैसे जैसे मान लो उनके पास एक मशीन थी, मान लो उनके पास मशीन थी, वो मशीन 10 साल तक यूज कर सकते थे उसे, वो मशीन को हम 10 साल तक यूज कर सकते थे। वही वाली बात है, क्या बात, वो मशीन को हम 10 साल तक यूज कर सकते थे। मुझे पता है वो मशीन की वैल्यू 10 साल के बाद डिप्रिशिएट होने वाली है। इतनी करोड़ों की मशीन थी, अब 10 साल के बाद अगर मैं उस मशीन को खरीदने लगूंगा तो इतनी करोड़ों की इन्वेस्ट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या बनाती हूँ, हर साल एक डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड, एक गुल्लक बनाती हूँ। प्रॉफिट का कुछ कुछ हिस्सा मैं इस रिजर्व फंड में डालती रहती हूँ, डालती रहती हूँ, डालती रहती हूँ, डालती रहती हूँ। 10 साल तक मैं इसमें डालती रहूंगी, डालती रहूंगी। अब मेरे पास बहुत सारा पूंजी इकट्ठी होगी, पैसा इकट्ठा हो गया, रिजर्व इकट्ठा हो गया, है ना। 10 साल के बाद जब मेरी वैल्यू क्या होगी,
डिप्रिशिएट हो जाएगी। 10 साल के बाद जब मेरी वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाएगी और इस मशीन को मैं भाड़े पे मतलब स्क्रैप वैल्यू पे बेच दूंगी, कबाड़ी में बेच दूंगी। मान लो इस कबाड़ पे बेचने के बाद, मान लो ये मशीन मेरे पास थी 20 लाख की मशीन थी, मान लो कबाड़ी में बेचने के बाद मुझे इससे 20,000 पे मिल गए। 20,000 पे प्लस यहां पे जो मेरे पास रिजर्व इकट्ठा हो गया है, जितना भी रिजर्व मैंने इकट्ठा कर दिया प्रॉफिट का हिस्सा, प्लस वो 20,000 पे इकट्ठा करके एक नई मशीन खरीद लूंगी। सिंपल सी बात है बेटा, मशीन खरीदना इतना आसान बात नहीं है, बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगती है, बहुत सारी फंडिंग लगती है। अगर एक इंसान पहले से रिजर्व नहीं बना के रखेगा और वो एक एट ए टाइम पे बोलेगा मुझे मशीन खरीदनी है, तो उसके लिए एज अ प्रोड्यूसर उसके लिए इतना ईजी नहीं है। वो इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना, करोड़ों रुपए लाखों रुपए लगाना इतना पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करता है भाई, मुझे पता है 10 साल के बाद वो होनी ही होनी है, वैल्यू डिप्रिशिएट होनी है, बेचना पड़ेगा, खराब होगी, यूज करेंगे तो खराब होगी। तो मैं क्या करती हूँ, कुछ टाइम में मतलब प्रॉफिट का हर साल कुछ ना कुछ हिस्सा मैं रिजर्व फंड में डालती रहती हूँ। उस मशीन को बेचने के बाद जो मेरे पास स्क्रैप वैल्यू बचेगी है ना, कबाड़ी को बेचने के बाद जो मेरे पास पैसा आएगा, वो पैसा प्लस रिजर्व इकट्ठा करके एक नई मशीन खरीद लूंगी, मेरे लिए इजी हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाया जाता है टू कोप अप विद एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अब डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या है? इट इज यूज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट, यानी जो फिक्स एसेट मुझे पता है बारी बारी यूज करने के बाद 10 साल के बाद मेरी वैल्यू गिरेगी, अब मैं ओल्ड एसेट को रिप्लेस करके क्या कर लूंगी, एक न्यू एसेट खरीद लूंगी, नई एसेट खरीद लूंगी। उसके लिए मैंने एक रिजर्व फंड बनाया हुआ, मेरे पास पैसा है, फटाफट से जब भी उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी वो मशीन, मुझे बेचना पड़ेगा उस मशीन को, तो कबाड़ी से वो वाला पैसा प्लस मेरे पास रिजर्व, एक नई मशीन खरीद लूंगी। ठीक है जी, चलो जी। अब आ जाओ अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के लिए क्या किया जाएगा। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है। क्या लिया जाता है भाई? इंश्योरेंस लिया जाता है। ऑब्वियसली बात है, आंधी तूफान बाढ़, इससे आग लगने से मेरा सामान खराब हो गया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे इतना नुकसान हो जाएगा, ये नेचुरल कैलेमिटी है, परमात्मा ने ये जो चीज कर दिया, मैं क्या कर सकती हूँ, इसके लिए मैं इंश्योरेंस ले लूंगी, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लूंगी कि भाई मेरे से मेरा सामान, मेरे को नुकसान हो गया, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, क्लेम मिल जाएगा। यानी इंश्योरेंस लिया जाता है टू कोप अप विद अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। क्लियर है? एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रख लेना, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को, हाँ जी, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को आप कैपिटल लॉस कहते हो। 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को आप कैपिटल लॉस कहते हो। लॉस मतलब नुकसान हुआ, इसमें नुकसान हुआ। कैपिटल लॉस क्यों बोला? क्योंकि आपने उस बिजनेस में इतना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, लेकिन आग लग गई, आंधी तूफान बाढ़ आने से आपको जो भी आपने पैसा लगाया, जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करी, उसमें आपको नुकसान हो गया, यानी कैपिटल लॉस हो गया। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं भाई? कैपिटल लॉस बोल देते हैं। क्लियर है? क्या बोल देते हैं? कैपिटल लॉस बोल देते हैं। डन, वही है बेटा, यहीं पे हम बात कर रहे हैं, फटाफट से देख लो, यही है। ये किसकी वजह से होता है? टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से, या फिर डिमांड में चेंज आने की वजह से होता है। ये किसकी वजह से होता है? नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, या फिर रिसेशन आ गया तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है, एसेट की कम हो जाती है। वही वाली बात करें, इसके लिए हम क्या बनाते हैं? डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाते हैं, और इसके लिए हम क्या लेते हैं? इंश्योरेंस लेते हैं। ठीक है जी। अब डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड होता क्या है? दीज आर यूज फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट। पुरानी एसेट को बेच के न्यू एसेट खरीद पाते हैं हम डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड से, एक पैसा इकट्ठा करके, पूंजी इकट्ठी करके। अच्छा, वो यूज करके खराब होगी मशीन, कोई बात नहीं, इसको बेचो, कबाड़ी में बेचो, उसके बाद जो रिजर्व फंड है, कबाड़ी से जो थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, मेरे पास फंडिंग है, उससे क्या कर लेंगे? एक नई मशीन खरीद लेंगे। अब इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल लॉस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, 1 मार्क का क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ जाता है। चलो जी, अब देखो भाई, हाँ जी, दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, मेरे खुद के बोर्ड्स एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ 4 नंबर का, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। फटाफट से समझते हैं स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। एक एग्जांपल से समझाऊंगी, वो एग्जांपल समझ आ गया मतलब आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ आ गया, ये पूरा का पूरा मतलब टॉपिक समझ आ गया। फटाफट से देखो, मान लो ये है मेरी शोरूम, मान लो ये मेरा कपड़ों का शोरूम है। किसका शोरूम है भाई? कपड़ों का शोरूम है। इस कपड़ों के शोरूम में फटाफट से मैंने क्या कर दिया? कपड़े भर दिए। शोरूम में मैंने क्या कर दिया? कपड़े भर दिए, यानी मैंने 10 लाख की, मैंने इस शोरूम में 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करी हुई, यानी 10 लाख का सामान खरीदा हुआ है, यानी ये मेरे पास क्या है? स्टॉक है। स्टॉक मतलब क्या होता है? एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा है, मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा है, उसको हम क्या कह देंगे? स्टॉक कह देंगे। स्टॉक क्या होता है? पर्टिकुलर
पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में हमने क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन हर घंटे, हर साल, हर महीने, हर सेकंड, हर हफ्ते मैं कितना सामान बेच रही हूं, पर सेकंड में कितना सामान बेच रही हूं, पर मिनट मेरी कितनी सेल हो रही है, पर घंटा मेरी कितनी सेल हो रही है, पर डे मेरी कितनी सेल हो रही है, पर वीक मेरी कितनी सेल हो रही है, पर मंथ मेरी कितनी सेल हो रही है, और पर ईयर, एक साल में मेरी कितनी सेल हो रही है। यानी यहां क्या हम बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं। हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर वीक, हर मिनट, हर दिन, हर महीना, हर साल मेरी कितनी सेल हो रही है। और यहाँ पे जो टाइम है, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, इसी को हम कहते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं इसको हम, पीरियड। पीरियड का मतलब होता है ये जो टाइम बोल रहे हैं ना, पर सेकंड, पर मिनट, पर आवर, पर डे, पर वीक, पर मंथ, पर ईयर, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं, पीरियड बोलते हैं। और ये क्या है, फ्लो है। क्या है ये, फ्लो है। क्या है ये, फ्लो। क्विक रिवाइज, दोबारा समझो क्या बात कर रही हूं। मेरे पास दुकान थी, दुकान में 10 लाख का माल भर रखा है, 10 लाख का स्टॉक है। तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास कितने का स्टॉक है, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड, हर महीना मैं कितना सामान बेच रही हूं, कितना सेल कर रही हूं, वो क्या है, फ्लो है। वो क्या है, फ्लो है। और ये जो बात कर रहे हैं ना, हर मिनट, ये जो, इसी को हम बोलते हैं पीरियड। इसलिए फ्लो को हम किस में मेजर करते हैं, पीरियड में मेजर करते हैं। और स्टॉक को किस में मेजर करते हैं, पॉइंट में मेजर करते हैं। क्लियर है? तो फटाफट से पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपके पास। तो स्टॉक इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे पास कितना पैसा है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, मान लो ये बैंक है, बैंक में मैंने 10 लाख रुपए जमा कर रखे। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे पास कितना पैसा है, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड में कितना पैसा निकाल रही हूं बैंक से, कितना निकाल रही हूं बैंक से, वो क्या है, पीरियड है। पीरियड का मतलब क्या होता है, पर मिनट, पर सेकंड, पर आवर, इसके बारे में हम बात करें, पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है जी। अब देखो, स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशन। क्या इसमें कोई टाइम की बात करी, मैंने बोला मेरे पास 10 लाख का सामान पड़ा है, वो क्या इसमें कोई टाइम की बात है, नहीं। हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे, हर हफ्ते में कितना सामान बेच रही हूं, यहाँ टाइम आया तो ये क्या है, टाइम डायमेंशनल है, क्योंकि यहाँ पे पर हार, पर वीक, पर डे, पर मंथ, पर ईयर, टाइम के बारे में क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। क्या रहता आगे, स्टॉक इन्फ्लुएंस फ्लो एंड द फ्लो इन्फ्लुएंस स्टॉक। इसका मतलब समझो, बड़े ध्यान समझ लो। मैं क्या बात कर रही थी, यहीं पे आ जाते हैं। ठीक है, मैं क्या बात कर रही थी, ये शोरूम था, शोरूम में कितने का सामान भर रखा था मैंने, 10 लाख का। कितने का सामान भर रखा था मैंने, 10 लाख का। हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड में कितने का सामान कर रही हूं, बेच रही हूं। ठीक है, अब बताओ, अगर स्टॉक होगा, सामान होगा तो ही सामान को मैं क्या कर पाऊंगी, बेच पाऊंगी कस्टमर्स को। यानी अगर स्टॉक है तो ही क्या होगा, फ्लो होगा। यानी स्टॉक इन्फ्लुएंस फ्लो, स्टॉक इन्फ्लुएंस फ्लो। अगर फ्लो हो रहा है, सामान अब मेरा बिक रहा है, यानी मेरा गोडाउन से माल क्या होता जा रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है ना। अब मेरा गोडाउन से माल जो है धीरे धीरे देख लो, सिर्फ इतना पड़ गया, इतना खत्म हो गया मेरा सामान। अगर मेरा फ्लो हो रहा है, सामान बिक रहा है, तो ही मैं और स्टॉक मंगवाऊंगी, तो ही मैं और सामान खरीदूंगी और अपना माल को, यानी स्टॉक, अपनी दुकान में स्टॉक क्या करूंगी, भरूंगी। वही बात कर रहे हैं बेटा, स्टॉक होगा तो ही, अगर सामान है तो ही सामान बिकेगा, अगर सामान बिक रहा है तो ही मैं और स्टॉक लेके आऊंगी। यानी स्टॉक इन्फ्लुएंस फ्लो एंड द फ्लो इन्फ्लुएंस स्टॉक। अगर सामान है तो ही बिकेगा, अगर सामान बिक रहा है तो ही और स्टॉक मंगवाऊंगी। यानी स्टॉक इन्फ्लुएंस फ्लो एंड द फ्लो इन्फ्लुएंस स्टॉक। यही है, स्टॉक इन्फ्लुएंस फ्लो एंड द फ्लो इन्फ्लुएंस स्टॉक। स्टॉक है तो ही फ्लो होगा, सामान है तो ही बिकेगा, अगर बिक रहा है सामान तो ही और क्या मंगवाऊंगी, स्टॉक मंगवाऊंगी। एग्जांपल लिख देना, अगर यहाँ पे लिखे मैं मनी डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में मेरे पास 10 लाख रुपए जमा है, तो ये क्या है मेरे लिए, स्टॉक। हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड में कितना विड्रॉ कर रही हूं मैं मनी, विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द बैंक, कितना निकाल रही हूं बैंक से पैसा, वो क्या है मेरे लिए, फ्लो है। क्लियर है? चलो जी, बस इतना याद रखना। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे मेरे पास कितना सामान पड़ा, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड कितना सामान बिक रहा है, उसी को हम पीरियड बोल देते। क्या बोल देते हैं हम, पीरियड बोल देते हैं। चलो जी, आगे का जो टॉपिक है बड़े ध्यान समझना। बेसिकली हम जो टॉपिक करना चाह रहे हैं वो हम सर्कुलर फ्लो के बारे में पढ़ने वाले हैं। सर्कुलर फ्लो को समझने से पहले ना बेटा आपको एक टॉपिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है आपके लिए फैक्टर इनकम। 11th क्लास में आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जरूर पढ़ा होगा, आपने नहीं पढ़ा तो ध्यान से समझ लो, एक क्विक रिवाइज कराने वाली हूँ। आपको ये टॉपिक समझ आएगा तो ही आप सर्कुलर फ्लो पे आ पाओगे। ये वाला जो टॉपिक है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए। 3 नंबर का डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम पेपर में आ जाता है।
11th 12th क्लास समझ लो। अब आ जाओ फैक्टर इनकम क्या होता है। फैक्टर इनकम को समझने के लिए यू शुड नो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। क्या भाई, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये है आपके लिए फैक्टर इनकम। ये क्या है आपके लिए फैक्टर इनकम। बड़े ध्यान समझो क्या है। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है। मान लो ये एक मेरे को फैक्ट्री लगानी, मुझे एक फैक्ट्री लगानी है, मुझे एक शूज की फैक्ट्री, कपड़े की फैक्ट्री, जिस चीज की फैक्ट्री निकालनी, मुझे एक फैक्ट्री लगानी है। तो उस फैक्ट्री को लगाने के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए होगी। मुझे एक लैंड चाहिए होगी, मुझे क्या चाहिए होगा, एक लैंड, जमीन चाहिए होगी, तो ही मैं उस जमीन पे एक बिल्डिंग खड़ी कर पाऊंगी और मैं फैक्ट्री लगा पाऊंगी। ठीक है जी, जमीन चाहिए, लैंड, लेबर, काम करने के लिए बंदे चाहिए होंगे। बिल्कुल जी, मशीन के बिना काम हो सकता है लेकिन लेबर के बिना काम नहीं हो सकता। वी नो दैट, क्योंकि मशीन को चलाने के लिए भी लेबर चाहिए, लेबर के बिना काम नहीं हो सकता। तो दूसरी क्या चीज चाहिए होगी हमें, लेबर। तीसरा कैपिटल, बिना पैसे की ना आप जमीन खरीद सकते हो, बिना पैसे की ना ही आप रॉ मटेरियल खरीद सकते हो, बिना पैसे के ना ही आप कोई लेबर अपॉइंट कर सकते हो, क्योंकि उनको भी क्या देनी है, वेजेस, सैलरी देनी है। ठीक है जी, ठीक है। तीसरा, चौथा है एंटरप्रेनर। एंटरप्रेनर का मतलब होता है बिजनेसमैन। क्या होता है भाई, इसका बिजनेसमैन। एक बात बताओ, मुझे फैक्ट्री खोलनी है तो फैक्ट्री को चलाने के लिए बंदा भी तो चाहिए, उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए भी बंदा चाहिए, तो वाली बात होगी। अब आप बताओ, खुद सोचो, अगर मैंने किसी पर्सन को जमीन दे दी किराए पर, तो उसके बदले में मैं क्या लूंगी भाई, रेंट लूंगी। अगर मैं एज अ लेबर काम कर रही हूँ किसी की, वहां जाके लेबर की तरह काम कर रही हूँ, तो मुझे क्या मिलेगी, दिहाड़ी मिलेगी, यानी मुझे क्या मिलेगी, वेजेस मिलेगी। अगर मैं कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ, कैपिटल लगा रही हूँ, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है जी, अगर मैं एज अ बिजनेसमैन काम कर रही हूँ, तो मुझे क्या मतलब है भाई, मुझे मतलब है प्रॉफिट्स। क्या मतलब है, प्रॉफिट्स। तो ये है आपके लिए फैक्टर इनकम, ये है आपके लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको आप फैक्टर सर्विसेज भी बोलते हो, इसको आप क्या बोल देते हो, फैक्टर सर्विसेज भी बोल देते हो। यानी आप अपनी लैंड दे रहे हो तो रेंट मिलेगा, आप ऐसे लेबर की तरह काम कर रहे हो तो वेजेस मिलेगी, अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आप एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन की तरह काम कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। दीज आर फैक्टर सर्विसेज एंड दीज आर द रिवॉर्ड फॉर योर सर्विसेज। क्लियर है इतना, यानी फैक्टर इनकम। अब समझो जो अगला टॉपिक है, क्लियर हो गया, फैक्टर इनकम क्या होता है, ये आपने 11th में पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट, 4 फैक्टर्स इन द इकोनॉमी। 4 सेक्टर्स होते हैं बेसिकली, 4 सेक्टर्स, 4 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। 4 सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं हमारे देश में। एक होता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर, एक होता है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर, एक होता है आपका गवर्नमेंट सेक्टर, और एक होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब बाहर की कंट्री, फॉरेन कंट्री, यानी इसको हम एक्सटर्नल सेक्टर भी बोल देते हैं, क्योंकि इंटरनल मतलब देश का अंदर, एक्सटर्नल मतलब देश के बाहर की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर, जिसको हम क्या बोल देते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब बड़े ध्यान से एक चीज समझो, आपके जो सिलेबस में है ना बेटा, आपके सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर्स हैं, आपके सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर्स है, एक है आपका हाउस होल्ड सेक्टर और एक है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। इसलिए हम सिर्फ 2 सेक्टर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर। बाकी 2 सेक्टर्स के बारे में हम नहीं पढ़ने वाले, बिकॉज इट इज आउट ऑफ द सिलेबस। क्लियर है इतना। अब फटाफट से हम समझते हैं सर्कुलर फ्लो क्या होता है और इंटर सेक्टरल फ्लो क्या होता है। इंटर सेक्टरल फ्लो, इंटर सेक्टरल फ्लो, और इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, सर्कुलर फ्लो बोल देते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन का मतलब समझो, क्वेश्चन का मतलब समझ गए ना आप, अपने आप बना लोगे। अब ध्यान समझो, इंटर का मतलब क्या होता है, 2। इंटर का मतलब क्या हो रहा है, 2। सेक्टर का मतलब 2 सेक्टर्स के बीच का फ्लो इज नॉन एज इंटर सेक्टरल फ्लो। 2 सेक्टर्स कौन से हमने बात करी सिलेबस में, 2 सेक्टर्स कौन से हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर, यानी इन 2 सेक्टर्स के बीच का फ्लो इज नॉन एज इंटर सेक्टरल फ्लो। नेक्स्ट इज सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो बेटा क्यों बोला जाता है, अगर आप देखोगे ना, अभी मैं डायग्राम बनाने वाली हूं, आप डायग्राम में देखोगे एक सर्कुलर फ्लो बनेगा, एक प्रॉपर सर्कल बन जाएगा डायग्राम बनाते बाते, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं सर्कुलर फ्लो। क्लियर है। अब ध्यान समझो, इंटर सेक्टरल फ्लो को समझने के लिए बेटा आपको 2 चीजें समझना जरूरी है। एक होता है आपका रियल फ्लो, एक क्या होता है आपका रियल फ्लो, और एक होता है आपका मनी फ्लो। एक क्या होता है आपका मनी फ्लो, मनी फ्लो। बड़े ध्यान समझो बेटा, रियल फ्लो का मतलब होता है व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। 2 सेक्टर कौन से थे मैम, एक था हाउस होल्ड सेक्टर, एक क्या था प्रोड्यूसर सेक्टर। सिलेबस में 2 सेक्टर है, 2 सेक्टर्स के बीच का फ्लो, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच का फ्लो, किस चीज का फ्लो, गुड्स और सर्विसेज का फ्लो, गुड्स और सर्विसेज का फ्लो। मनी फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो नाम से पता चल रहा है किस चीज का फ्लो हो रहा है, मनी का फ्लो हो रहा है, दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ मनी बिटवीन 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है जी मैम, ये क्लियर हो गया, रियल फ्लो क्या होता है और मनी फ्लो क्या होता है। अब फटाफट से देखो बेटा हम क्या बात करने वाले हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं ना, अब हम बनाएंगे एक सर्कुलर फ्लो। 2 सेक्टर कौन से हैं, एक है आपका हाउस होल्ड सेक्टर और एक आपका क्या है,
प्रोड्यूसर सेक्टर। दो सेक्टर है, एक आपका हाउस होल्ड सेक्टर और एक है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। बड़े ध्यान समझो। सबसे पहले बेटा मान लो एक प्रोड्यूसर सेक्टर जो क्या होता है, जो प्रोडक्शन करता है। हाउस होल्ड सेक्टर यानी हम जैसे लोग। मान लो एक फैक्ट्री लगानी है, मान लो एक क्या लगानी है, फैक्ट्री लगानी है। उस फैक्ट्री को लगाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होंगे, फैक्टर सर्विसेज चाहिए होंगे, है ना। जो फैक्टर सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करेगा। फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी होती है मैंने बात कर चुकी हूँ, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है मुझे एक फैक्ट्री लगानी है। फैक्ट्री लगाने के लिए मुझे लैंड चाहिए होगी, मुझे लेबर चाहिए होगी, मुझे पैसा चाहिए होगा जो मेरे बिजनेस में कोई इन्वेस्ट करे, और कोई बंदा चाहिए होगा जो बिजनेस को क्या करे, मैनेज करे। यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर चाहिए होगा, जो कौन प्रोवाइड करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर ही कोई उठ के देगा, बंदा अपनी जमीन देगा, कोई बंदा एज अ लेबर की तरह काम करने आएगा, कोई बंदा अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, और कोई बंदा एज अ एंटरप्रेन्योर बिजनेस को क्या करेगा, मैनेज करेगा। क्लियर है ना। तो ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज। अब इनके पास क्या आ गई, सर्विसेज आ गई, इनके पास जमीन भी आ गई, इनके पास लोग भी आ गए काम करने के लिए, इनके पास पैसा भी आ गया, और इनके पास बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन भी आ गया। ठीक है जी। अब ये क्या करेंगे, इस सारी सर्विसेज को यूज करके ये क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। मान लो मेरी फैक्ट्री कपड़े लगाने की थी, तो गुड्स क्या है, मेरा कपड़ा हो जाएगा। यानी मैं क्या कर लूंगी, कपड़े बना लूंगी, प्रोडक्शन क्या कर लूंगी, गुड्स की। अगर आप बेटा देख रहे हो, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे किस चीज का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है वो गुड्स और सर्विसेज का हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज का हो रहा है। और इसी फ्लो को हम क्या बोल देते हैं, इसलिए रियल फ्लो। क्या बोल देते हैं हम, रियल फ्लो। रियल फ्लो क्या बताया था, रियल फ्लो का मतलब होता है मैम व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, दैट इज हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज देंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। उस सर्विसेज को यूज करके वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। यानी देयर इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज नोन एज रियल फ्लो। ठीक है जी, बिल्कुल। अब देखो क्या है, अब मान लो ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, कोई अपनी जमीन दे रहा है, कोई लेबर की तरह काम कर रहा है, कोई पैसा लगा रहा है, तो कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस की तरह काम कर, बिजनेसमैन की तरह काम कर। एक बात बताओ, मुफ्त में काम कर रहे हैं? नहीं, ये दुनिया मुफ्त में नहीं चलती। ठीक है जी। अब प्रोड्यूसर सेक्टर क्या देगा, प्रोड्यूसर सेक्टर जिन्होंने अपनी, अब वो क्या करेगा, फैक्टर पेमेंट्स करेगा। क्या करेगा, फैक्टर्स पेमेंट। प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए पेमेंट है, लेकिन हाउस होल्ड सेक्टर के लिए क्या है, इनकम है, पैसा किसके पास आ रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए। और प्रोड्यूसर सेक्टर के पास से पैसा जा रहा है, यानी उसके लिए क्या है, पेमेंट है। जिन्होंने अपनी जमीन दी उसको क्या मिलेगा, रेंट। जिन्होंने एज अ लेबर काम किया उनको क्या मिलेगा, वेजेस। जिन्होंने अपना पैसा लगाया उनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। और जो एज अ बिजनेसमैन काम कर रहे हैं उनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। यानी अब प्रोड्यूसर सेक्टर से पैसा कहाँ आया, हाउस होल्ड सेक्टर के बाद। अब हाउस होल्ड सेक्टर यानी हम जैसे लोगों को जब पैसा मिला, चाहे वो रेंट की फॉर्म में, चाहे वो वेजेस की फॉर्म में, चाहे वो इंटरेस्ट की फॉर्म में, चाहे वो प्रॉफिट की फॉर्म में। अब पैसा आया तो पैसे को खर्चेंगे, पैसा आया तो पैसे को क्या करेंगे, खर्चेंगे। अब खर्चेंगे यानी भाई अब क्या कर रहे हैं भाई, हम पैसे को खर्चेंगे यानी क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। किस में एक्सपेंडिचर करेंगे, इन परचेजिंग गुड्स। आपको सामान खरीदेंगे, अपनी जरूरतें पूरी करेंगे। अब जेब में पैसे तो अपनी जरूरतें भी पूरी करेंगे ना, खर्चा करेंगे अपने सर्वाइवल के लिए। अब जब इनके पास पैसा आ रहा है तो वो भी पैसे को क्या करेंगे, खर्चेंगे। यानी पहले पैसा यहां से यहां जा रहा था, फिर पैसा यहां से यहां जा रहा है। दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ मनी बिटवीन टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। पहला पैसे यहां जा रहा था, पहले पैसे यहां जा रहा था, अब पैसा यहां चला गया। ठीक है जी। तो इस फ्लो को हम क्या कह देते हैं, मनी फ्लो कह देते हैं। अब आप देख रहे हो बन गया एक सर्कल। इंटरसेक्टरल क्यों बोला, दो सेक्टर्स के बीच का फ्लो। आप देख रहे हो प्रॉपर सर्कल बन गया, इसलिए हम इसको बेटा क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं सर्कुलर फ्लो। क्या बोल देते हैं, सर्कुलर फ्लो। क्लियर हुआ। क्या बात करी, हाउस होल्ड सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है। अब प्रोड्यूसर को कोई फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो वो कौन देगा, हाउस होल्ड सेक्टर देगा, यानी फैक्टर सर्विसेज। इस सर्विस को यूज करके वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रियल फ्लो बोल देते हैं। अब ये सर्विसेज दे रहे हैं तो उनको पैसा चाहिए होगा। अब सर्विसेज जिन्होंने दी उसको किस किस फॉर्म में पैसा आएगा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। यहाँ पैसा है, अब इनके पास पैसा है तो उस पैसे को क्या करेंगे, खर्चेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे इन परचेजिंग गुड्स। ठीक है। अब खर्चेंगे तो अब पैसा कहाँ हुआ, पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया। अब यहाँ इसको हम क्या बोल देंगे, मनी फ्लो बोल देंगे, क्योंकि देयर इज अ फ्लो ऑफ मनी बिटवीन टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। और इस पूरे के पूरे फ्लो को हम क्या बोल देंगे, सर्कुलर फ्लो बोल देंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम। ठीक है जी, समझ आया, अच्छे समझ आया। अब इस सेक्टर की दो अजम्पशंस है, इस सर्कुलर फ्लो की दो अजम्पशंस है। पहली अजम्पशन बड़े ध्यान समझो,
पहली assumption बेटा क्या है, that there are only two sectors in the economy, there are only two sectors। हमने बात ही यहाँ करी सिर्फ 2 सेक्टर्स इकोनॉमी में, बाकी 2 सेक्टर्स तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो वही पहली क्या है इसकी assumption। दूसरा जो assumption है no savings, दूसरी assumption क्या है, नो सेविंग्स। नो सेविंग्स का मतलब क्या है बेटा, नो सेविंग्स का मतलब ये है कि जब इनके पास पैसा गया ना हाउस होल्ड के सेक्टर के बाद, तो ये नहीं कहेंगे कि मैं अपना पैसा बचाऊंगा, खर्चा नहीं करूंगा। हर कोई अगर उनके पास पैसा आएगा तो वो उस पैसे को क्या करेंगे, खर्चेंगे, स्पेंड करेंगे। इन्होंने देखा एक्सपेंडिचर की है, सेव नहीं किया अपना पैसा, कंजम्पशन करिए। तो वही इसकी दूसरी असम्पशन है कि सेविंग्स नहीं होंगी, पैसा को खर्च किया जाएगा, एक्सपेंडिचर होगा। वही वाली बात है, जब इनके पास पैसा आया तो इन्होंने ये नहीं बोला हम खर्चा नहीं करेंगे, वो सेविंग्स करेंगे, वो खर्चा कर रहे हैं। तो दूसरी असम्पशन क्या है, नो सेविंग्स, सेविंग्स नहीं होगी इकोनॉमी में। पहली क्या असम्पशन है, देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स इन दी इकोनॉमी। क्लियर है इतना? फटाफट से क्लियर हो गया, फटाफट से लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलो जी नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक, इंजेक्शंस क्या होता है और लीकेजेस क्या होती है। 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के हिसाब से। बच्चे कह रहे होंगे मैम ये क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन अगर आप लास्ट चैप्टर के एंड में जाओ, चैप्टर के एंड में जाना, केस स्टडी या एबिलिटी जोन में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है जी, फटाफट से देखो इंजेक्शन क्या होता है और लीकेजेस क्या होती है। नाम से पता चल रहा है इंजेक्शन। कभी डॉक्टर लगाता है इंजेक्शन, क्यों लगाता है, बीमार है ताकि वर्किंग एबिलिटी बढ़े, है ना, काम करने की एबिलिटी बढ़े। वैसे ही इंजेक्शन का मतलब है देश में ऐसा क्या किया जाए, क्या एक्टिविटीज करी ताकि देश की वर्किंग एबिलिटी बढ़े, यानी देश में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े। क्योंकि हम चाहते हैं जितनी ज्यादा देश में प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा देश का जीडीपी बढ़ेगा, उतनी ज्यादा देश में ग्रोथ होगी, उतनी ज्यादा देश में डेवलपमेंट होगी, उतना ही देश हमारा क्या करेगा, तरक्की करेगा, है ना। वही है इंजेक्शन का मतलब क्या है, ऐसी एक्टिविटीज करना जिससे देश में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े। लीकेजेस का मतलब कहता है किसी भी चीज को लीक होना, है ना। मटका में से अगर पानी धीरे 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 लीक हो रहा है तो मटके की कैपेसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। वही बात करें, लीकेजेस का मतलब होता है ऐसे कोई काम हुए देश में, ऐसी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी देश में जिससे देश की एबिलिटी क्या होगी, कम होगी, देश की प्रोडक्शन एबिलिटी में क्या होगा, फॉल होगा, गिर गई प्रोडक्शन कैपेसिटी इन एन इकोनॉमी। क्लियर है? नेक्स्ट, अब हम बात करें क्या क्या किया देश में जिससे प्रोडक्शन बढ़ी। तो 3 एक्टिविटीज है जिससे प्रोडक्शन बढ़ रही है। पहला आपका गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लाइक सब्सिडीज। गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, लोगों को सब्सिडीज दे रही है, छूट दे रही है, रॉ मटेरियल पे छूट दे रही है, बिजली पे छूट दे रही है। लोगों के खर्चे कम, लोगों के पास पैसा है तो वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, यानी रॉ मटेरियल ज्यादा खरीद पाएंगे। अब प्रोडक्शन ज्यादा कर पाएंगे तो इंजेक्शन। दूसरा गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है देश में गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, रोड्स बना रही है, रेलवे बना रही है, डैम बना रही है, स्कूल बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, हर एक चीज गवर्नमेंट खर्चा कर रही है इन चीजों पे, यानी लोगों के पास काम आ रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोगों की जेबों में पैसा, लोग खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी। जब लोगों के पास पैसा है वो डिमांड कर पाएंगे तो बनाने वाला और बनाएगा, प्रोडक्शन क्या होगी, और ज्यादा होगी। प्रोडक्शन बढ़ते ही देश में क्या होगी भाई, इंजेक्शन लगी। तीसरा एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है हम अपने देश में बना के बाहर की कंट्रीज को क्या कर रहे हैं, बेच रहे, यानी हम अपने देश में प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारे देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ते ही क्या आ गया भाई, इंजेक्शन। क्लियर है? अब ऐसा क्या हुआ जिससे प्रोडक्शन कम होगी, तो पहला गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दी। अब गवर्नमेंट टैक्सेस लगा रही है, बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट को टैक्सेस के फॉर्म में चला गया। अब हमारे पास पैसा कम, हमारे पास पैसा कम तो प्रोडक्शन कम, क्योंकि रॉ मटेरियल वगैरह कम खरीद पाएंगे तो प्रोडक्शन कम होते ही लीकेजेस। नेक्स्ट गवर्नमेंट सेविंग्स। गवर्नमेंट सेविंग्स का मतलब है गवर्नमेंट देश पे पैसा नहीं लगा रही, रोड, रेलवे, डैम, ब्रिज, स्कूल, हॉस्पिटल्स नहीं बना रही, गवर्नमेंट पैसा नहीं लगा रही, लोगों को काम नहीं मिल रहा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं तो खरीदेंगे नहीं, डिमांड नहीं। जब लोगों की डिमांड नहीं तो बनाने वाला क्यों बनाएगा, प्रोडक्शन क्यों करेगा, प्रोडक्शन कम होते ही लीकेजेस। तीसरा इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स का मतलब क्या है, हम अपने देश में नहीं बना रहे, हम बाहर की कंट्री से सामान खरीद रहे, बाहर की कंट्री से सामान खरीद, देश में नहीं बना रहे, देश की प्रोडक्शन नहीं हो रही, देश में प्रोडक्शन कम यानी लीकेजेस। ठीक है जी, चलो जी लास्ट, इसको हम क्या बोलते हैं आप बताओ। इसमें इंजेक्शन में क्या हो रही थी, प्रोडक्शन एक्सपेंड हो रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट, बढ़ रही थी कि कम। मैम प्रोडक्शन तो बढ़ रही थी, बढ़ने का मतलब एक्सपेंड हो रही थी, यानी इसको क्या बोल देंगे, एक्सपेंशन ऑफ सर्कुलर फ्लो। एक्सपेंड हो रही थी, प्रोडक्शन बढ़ रही थी। अब यहाँ पे प्रोडक्शन क्या हो रही थी, कम हो रही थी, कम हो रही मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर फ्लो।
ठीक है जी, अच्छे से आगे चैप्टर क्लियर, बहुत फास्ट था बट आई नो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए वीडियो के लिए। ऐसे ही प्यार देते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।